हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद सीएस यातीन। तो हम लोगों ने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी लेबर लॉस के लिए। हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था कि कितने टाइप्स के लेबर कोड है। तो 4 टाइप के लेबर कोड है, जहाँ 29 सेंट्रल लेजिस्लेशन को मर्ज किया जाएगा, सबस्यूम किया जाएगा और नई तरीके से इस लेबर कोड को लाया जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एसएस कोड के बारे में, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सो ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन वी हैड डन। ओके, तो कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है? सो देर आर टोटल 14 चैप्टर्स, 164 सेक्शंस एंड 7 स्केड्यूल्स। ओके, हमेशा याद रखो, पहले हम लोग को स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी कोड का। तो एसएस कोड, ओके तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। ओके, विच टॉक्स अबाउट द प्रिलिमिनरी पार्ट, दैट इज अ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। कहाँ ये एप्लीकेबल होगा जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करेंगे एसएस कोड। कहाँ एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में। इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया। कब ये इम्प्लीमेंट होने वाला है? इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इट विल अपॉइंट डिफरेंट डेट्स। देखो, एक ही डेट में ये लागू किया जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट में बी इम्प्लीमेंटेड फेज वाइज। ओके, फेजेस में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। सो रिसेंटली 21 नवंबर 2025 से गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, बट द सेंट्रल रूल्स एंड अदर रूल्स आर येट टू बी नोटिफाइड। वंस इट विल बी नोटिफाइड, दिस code may be implemented very soon. Any reference in any provision of the commencement of this code shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. Means phases में बताया जाएगा कि कौन से particular sections कब लागू किए जाएंगे। Okay, which was happened with the Companies Act way back in 2014. Okay, Companies Act 2013. इसी तरीके से phase wise उन्होंने implement किया था। It is going to have a larger impact on the workforce and the establishments in India. तो चलिए बात करते हैं हम लोग सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 1, इट टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी। देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये कोड कहाँ एप्लीकेबल किया जाएगा? तो वो कहाँ दिया है? फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। ओके, कॉलम 1 एंड 2 में। ओके, उसके बारे में जानेंगे। विदाउट प्रेजुडाइज टू द एप्लीकेबिलिटी टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड बी सर्च एज इज स्पेसिफाइड इन द करस्पॉन्डिंग एंट्री गिवन इन कॉलम 3 ऑफ दैट शेड्यूल। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 क्या है वो जानना जरूरी है। तो लेट्स गो क्विकली टू शेड्यूल नंबर 1। ओके, तो देखिए, इसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बहुत अच्छी तरीके से दिया है। ओके, कॉलम 1 क्या बात कर रहा है? ओके, चैप्टर के बारे में। कौन से चैप्टर के बारे में? ओके, यह दिया है। चैप्टर हेडिंग के बारे में कॉलम 2 ने दिया है। एंड एप्लीकेबिलिटी का है। तो देखिए, चैप्टर नंबर्स डिफाइन किए गए हैं कि ईपीएफ का चैप्टर है 3, ईएसआईसी का 4। तो ईपीएफ के बारे में जानते हैं। ईपीएफ चैप्टर 3 के प्रोविजंस कहाँ लागू किए जाएंगे? एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड। फॉर अ टाइमिंग आई एम नॉट गोइंग टेकिंग यू थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेशन। जब हम लोग डेफिनेशंस डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट, जहां जिस एस्टैब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, वहां ये चैप्टर लागू किया जाएगा। चैप्टर 4 जो ईएसआईसी के बारे में बात कर रहा है वो कहाँ लागू किया जाएगा? एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड अदर देन द सीजनल फैक्ट्री। ओके, सीजनल फैक्ट्री को नहीं, जहाँ जिस एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज को बाजू में रखा गया है। ओके, उस जगह लागू किया जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ईएसआईसी ईपीएफ एक ही एस्टैब्लिशमेंट में, ऐसे नहीं। 20 और मोर है तो ईपीएफ लागू किया जाएगा, 10 और मोर है तो ईएसआईसी लागू करना मैंडेटरी है एस्टैब्लिशमेंट को। दे डोंट हैव चॉइस। एस्टैब्लिशमेंट्स डू नॉट हैव चॉइस वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट, अप्लाई इट और नॉट। ओके, एक्ट ने बोला, कोड ने बोल दिया है अप्लाई करना है तो करना है। ओके, प्रोवाइडेड दैट चैप्टर 4 शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू एन एस्टैब्लिशमेंट विच कैरीज हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन। देखो, ईएसआईसी है, किसके बारे में ईएसआईसी बात करता है? मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में। ओके, तो हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग अगर ऑक्यूपेशन है, प्रोसेसेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इवन अ सिंगल एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड। एक एम्प्लॉयर और एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके पास। ओके, फिर भी ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो
तो hazardous और life threatening, so good provision okay from the workers point of view okay in the hazardous processes. तो हम लोग को मालूम है कितना डेंजर इन्वॉल्व होता है इन hazardous process में okay, and that's the reason okay government wants to make this provision applicable to all establishment irrespective of the number of employees working therein okay, कितने भी एम्प्लॉयज काम करने दो उनको लागू करना है. प्लांटेशन के बारे में क्या है, मे ऑप्ट मीन्स ऑप्शन दिया गया है ओके, एम्प्लॉयर ऑफ द प्लांटेशन मे ऑप्ट चैप्टर 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांटेशन बाय गिविंग विलिंगनेस टू द कॉर्पोरेशन वेयर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू एम्प्लॉयज अंडर द चैप्टर आर बेटर देन व्हाट द एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग टू देम ओके. तो इसके लिए उन्होंने डिस्क्रिशनरी पावर रखी है. Provided that the contribution from the employer, contribution from employer and employee of an establishment shall be payable under section 29 on or from the date on which any benefits under chapter 4 relating to the employee state insurance corporation are provided by the corporation to the employees of the establishment, and such date shall be notified by the central government. So section 29 talks about the contribution part okay, which we will study. तो ये हो गया चैप्टर 4 के बारे में. चैप्टर 5 किसके बारे में बात करते हैं, ग्रेजुएटी रिवॉर्ड के बारे में फॉर द कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस. तो कहाँ एप्लीकेबल किया जाएगा, एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, जो भी इस डेफिनेशन में आएगा वहाँ ये लागू किया जाएगा. एवरी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ओके इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में, और वर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग एनी डे ऑफ द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स. तो देखिए आज मेरे यहाँ 9 लोग काम कर रहे हैं बट ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 12 मंथ्स मेरे पास 12 लोग काम कर रहे थे. तो क्या ये प्रोविजन लागू हो जाएगा उस एस्टेब्लिशमेंट में, ज़रूर लागू हो जाएगा. तो ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 12 मंथ्स का भी डेटा निकाला जाएगा कि किसी एक दिन भी अगर मेरे पास 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मेरे एस्टेब्लिशमेंट में तो ये ग्रेजुएटी का प्रोविजन लागू हो जाएगा. बेनिफिट शुड बी गिवन टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज वर्किंग देयर इन. सिमिलरली देखिए ओके मैटरनिटी बेनिफिट ओके बहुत अच्छी प्रोविजन है ओके वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए. इट विल ऑल्सो बी सिमिलरली एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग फैक्ट्री, माइन ओके, प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को भी लागू किया जाएगा. और अगर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है तो सिमिलरली जो हम लोगों ने अभी ग्रेजुएटी के बारे में पढ़ा, इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे प्रेसिडिंग द 12 मंथ्स एंड सच अदर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट को भी लागू करना है इवन इफ देयर आर लेस देन 10 नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग ओके, तो दैट डिस्क्रिशनरी पावर इज विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओके. तो मैटरनिटी देखो कोड का ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर है, मैटरनिटी बेनिफिट शुड बी गिवन टू मैक्सिमम ओके वुमेन एम्प्लॉयज ओके. सो गुड प्रोविजन अगेन from workers point of view and employees point of view. Employee compensation okay, again important, injury happens okay during the course of employment or arising out of employment. तो कहाँ लागू किया जाएगा, it applies to employers and employees to whom chapter 4 does not apply. now what is chapter 4, देखो chapter 4 हम लोगों ने बात किया था, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज ओके जिनको चैप्टर 4 अप्लाई होता है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है ईएसआईसी के पास, वैसे एम्प्लॉयज को ईएसआईसी के बेनिफिट्स तो मिलने वाले हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग द कोड ओके इन डिटेल ओके, यू विल फाइंड डिसेबलमेंट प्रोविजंस इन ईएसआईसी एज वेल एज इन एम्प्लॉय कंपनसेशन. तो विच वन शुड बी मेड एप्लीकेबल ओके, ये कंफ्यूजन बार बार आएगा. तो ध्यान में रखो ईएसआईसी के प्रोविजन जिसको लागू है, जिसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, वैसे एम्प्लॉयज़ को ईएसआईसी लागू होगा. बाकी एम्प्लॉयज़ जिनका ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है उनको एम्प्लॉय कंपनसेशन के प्रोविजन लागू किए जाएंगे. बट हियर सब्जेक्ट टू सेकंड शेड्यूल दिया है, तो सेकंड शेड्यूल में उन्होंने कुछ डेफिनेशन वो बात करेंगे, हम लोग देखेंगे. देखो सेकंड शेड्यूल में क्या दिया है, लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयज विद इन द मीनिंग ऑफ थर्ड शेड्यूल, थर्ड प्रोविजन ऑफ क्लॉज 26 of section 2. The following persons are employees within the meaning of third proviso of. तो कौन employees है ओके, ये उन्होंने डिटेल में दिया है ओके इस सेकंड शेड्यूल में, विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉय कंपनसेशन ओके. तो देखो हम लोग जब एक्ट कोई भी पढ़ते हैं, ये कोड कोई भी पढ़ते हैं, वी कैन नॉट जस्ट रीड इन द आइसोलेशन ओके, वी हैव टू ओके रीड द कोड okay together, connect the provisions, then only we will be able to understand the provisions in a very better way. then चलो आगे बढ़ते हैं ओके. चैप्टर 8
जो बात करता है सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, कहाँ लागू किया जाएगा? एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच फॉल्स अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, जो इस डेफिनेशन का पार्ट बनेगा उस एस्टैब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर चैप्टर लागू किया जाएगा। तो इसमें क्या दिया है? ओके, सेस कितना पे करना है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में एम्प्लॉयर के साइड से, कौन से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे स्कीम्स फ्रेम होंगे। ओके, ये सारी बातें की है। चैप्टर 9 में कहा क्या बात किया है? सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। इट इज नॉट ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। ओके, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एप्लीकेबल होगा, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर। देखो ये नया प्रोविजन है विच वॉज नेवर देयर ओके इन दी अर्लियर ओके लेबर लॉज इन इंडिया, बिकॉज ये न्यू कंसेप्ट है। मैंने पहले भी बात किया था कि गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म पे तो आज हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत डिपेंडेंट है, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। फॉर दैट रीजन ओके दिस चैप्टर इज देयर। ओके, तो उसके बारे में कुछ स्कीम्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैसे फ्रेम करेगी, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम द स्कीम्स ओके फॉर सच काइंड ऑफ वर्कर्स। देखो चैप्टर 13 किसके बारे में बात कर रहा है? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग के बारे में। ओके, तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो रही थी, ओके, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर उस पर्टिकुलर ओके एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। करियर सेंटर्स, देन वैकेंसीज, पर्सन सीकिंग सर्विसेज ऑफ करियर सेंटर्स एंड एम्प्लॉयर्स, उसके बारे में। तो ओके, तो कहाँ कहाँ ये लागू होने वाला है उसके बारे में बात की गई है। तो क्लियर है सबको? शेड्यूल 1 कहाँ लागू होगा? शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। ओके, सो स्ट्रेट अवे यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला कि ओके दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू माय एस्टेब्लिशमेंट। नो, यू हैव टू चेक द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, you have to check the first schedule and then only you can decide okay whether these provisions are applicable to my establishment or not। तो चलिए फिर से जाते हैं हम लोग हमारे सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 5 किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये ईपीएफ के बारे में बात कर रहा है। ओके, so notwithstanding anything contained in subsection 4, in spite of anything contained in subsection 4, okay, where it appears to the Central Provident Fund Commissioner, okay, CPFC को लगा कि whether on application made to him by the employer of the establishment or otherwise that the employer and the majority of employees have agreed to the provisions of chapter 3 should be made applicable to that establishment, the CPFC may by notification apply the provisions of said chapter। तो ऐसा हो सकता है। देखो EPF provisions are not applicable to my establishment, but I want to extend the benefits, and employees and employer they are agreeing that okay chapter 3 benefits should be made applicable to our establishment। तो application can be made to CPFC okay may by notification apply। तो discretionary power is given। ओके, डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है सीपीएफसी को, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, कि वो अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजंस ओके ऑफ दिस चैप्टर 3 की ओके टू दैट एस्टेब्लिशमेंट। कौन से डेट से? ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट और फ्रॉम एनी सब्सिक्वेंट डेट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। तो टोटली एग्रीमेंट पे डिपेंड रहेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। provided that where employer of an establishment to which provisions of chapter 4 applied under this subsection desires to come out। देखो अप्लाई किया, एप्लीकेबिलिटी मिल गई, और अगर उनको फिर से बाहर निकलना है ओके तो एप्लीकेबिलिटी इन एप्लीकेबिलिटी दोनों की प्रोविजंस दी है। अगेन सिमिलरली किसके पास जाना है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास जाना है, अप्लाई कर रहा है ओके। अगर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेटिस्फाई है कि फिर से एग्रीमेंट हो चुका है कि उनको इन एप्लीकेबिलिटी चाहिए ओके, ही कैन डू सो ओके सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम अप विद द रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स लाएगा। इन एप्लीकेबिलिटी करते वक्त सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ओके। देन देखो एक और डिस्क्रिशनरी पावर दी है सबसेक्शन 6 में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस okay of its intention to do so by notification apply the provisions of this code to any establishment employing not less than such number of persons as may be specified in the notification। तो देखो एक बहुत बड़ी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि एप्लीकेबिलिटी तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2 महीने का नोटिस देके, कम से कम 2 महीने का नोटिस देके ओके ये अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड के कोई भी प्रोविजंस ओके अप्लाई कर सकते हैं एनी एस्टेब्लिशमेंट ओके जो नंबर स्पेसिफाई किया जाएगा
ओके तो ये पूरी तरह डिस्क्रिशनरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सबसेक्शन 7 बात कर रहा है ईएसआईसी के बारे में। तो देखो जैसे हम लोगों ने ईपीएफ के बारे में सबसेक्शन 5 में जाना, उसी तरीके से ईएसआईसी के बारे में भी applicability or inapplicability can happen with the majority of the employees and the employers agreement। सिमिलर प्रोविजन है। वहां आप गए थे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास, यहाँ आप जा रहे हो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन के पास। अगेन डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन को अथॉरिटी है, दे में अप्लाई फ्रॉम सच डेट और एनी सब्सिक्वेंट डेट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। फिर से उनको इनएप्लीकेबल करना है, ओके फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करनी है, एग्रीमेंट बनाना है दोनों के बीच में, जो भी डेट मेंशन की है सब्सिक्वेंट डेट, ओके एंड एज पर द कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके उनको फॉलो करते हुए डायरेक्टर जनरल अगर सेटिस्फाइड है तो वो प्रोविजंस फिर से इनएप्लीकेबल कर सकता है। ओके ये बात कही गई है सबसेक्शन 7 में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4, an establishment to which this any chapter applies at the first instance shall continue to be applied thereafter even if number of employees therein at any subsequent times fall below the threshold specified in first schedule in respect of that chapter। very important provision। why? देखो मेरे एस्टेब्लिशमेंट में, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, मेरे एस्टेब्लिशमेंट में मान के चलते हैं 25 लोग काम कर रहे हैं, ईपीएफ लागू हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कहाँ दिया है? फर्स्ट शेड्यूल में दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड, ईपीएफ विल बी मेड एप्लीकेबल। अभी मेरे एस्टैब्लिशमेंट में ओके कम हो गए एम्प्लॉयज और 15 लोग अभी काम कर रहे हैं, ओके तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी ये तो मुझे ईपीएफ लागू नहीं है, बट सब सेक्शन 8 पढ़ने के बाद ओके कैन यू से दैट? देखो सबसेक्शन 8 क्या, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4, ओके एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच एनी चैप्टर अप्लाइज एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस में लागू है, शैल कंटिन्यू टू बी अप्लाइड मींस कंटिन्यू रहेगा। once you fall under that there is no way back, okay thereafter even if the number of employees therein at subsequent times falls below। बाद में जाके अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट पे एम्प्लॉयज भी कम हो गए तो भी वो पर्टिकुलर चैप्टर लागू हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके तो फर्स्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सेक्शन 1 आपको शेड्यूल्स के साथ पढ़ना है। ओके शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल, ओके विच आर इंपॉर्टेंट, बस फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। ओके तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बात की, ओके प्रिलिमिनरी पार्ट की, एप्लीकेबिलिटी की। ओके चैप्टर 1 को हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग डेफिनेशन पे बढ़ने वाले, तो इस वीडियो में मैं अभी इधर ही हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ओके दिस video is helpful for you। if you like this video please do subscribe, like and share this video and give your comments in the comment box, okay whether you like this video or not, so that I can come up with the more videos like this in future। thank you so much।